Well, honorable participants, uh, Assalamu alaikum. I'm sure everybody is fine and doing good today. आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास फलस्तीन का और इजराइल का इशू है। इससे पहले कि हम फलस्तीन और इजराइल के बारे में डिटेल से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम हम देख सकें कि इन तमाम चीज़ों का पर्सपेक्टिव क्या था, क्या है ये फलस्तीन और क्या है ये इसराइल, और ये दोनों के इश्यूज क्या हैं, कैसे ये इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं और क्यों हैं, कब से हैं। आगे बढ़ने से पहले हम इस मैप को जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे इस मैप पे आपको इसराइल भी आएगा और यहीं पे आपको फलस्तीन भी नजर आएगा। हम इस मैप में जूम आउट करते हैं ताकि ये मैप सारे का सारा आपको जो है वो नजर आ सके और आपको पता चल सके। अब हमारे पास अगर हम इस मैप को देख सकें तो इसमें से कुछ एरियाज आपको उसमें इसराइल लिखा हुआ नजर आता है और कुछ में आपके पास जो है वो वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप जो है वो नजर आती है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा जूम इन भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो मैप की सही और क्लियर क्लियर पिक्चर जो है वो नजर आना शुरू हो जाए। हमारे पास अभी ये सारे का सारा जो है वो मैप मुकम्मल तौर पर विजिबल हो जाता है। अगर हम इसे जूम इन करते हैं, जो कि आप अपनी डबल पिंच करके फिंगर्स को देख सकते हैं, तो हमारे पास ये सारे का सारा जो एरिया यहाँ पे है, ये इसराइल है और यहाँ पे ये गजा स्ट्रिप है और ये जो है वो वेस्ट बैंक है। दो एरियाज यहाँ पे, ये वाला एरिया और ये वाला जो है वो ये फलस्तीन का है। बाकी ये सारे का सारा एरिया जो है वो इसराइल ने अपने काबू में किया हुआ है, अपने कब्जे में किया हुआ है। ये एरिया जो है वो हमारे पास इसराइल और फलस्तीन का जो है वो ये झगड़ा, ये प्रॉब्लम शुरू कब से होती है, आखिर वजह है क्या, ये जो प्रॉब्लम है दोनों कंट्रीज के दरमियान, ये कंट्रीज एग्जिस्ट कब से करते थे और क्या इशू हैं, क्या ये इशू कभी हल होते हुए भी नजर आते हैं या क्यों इसको जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू समझा जाता है। आज का हमारा लेक्चर इसराइल और फलस्तीन के इश्यूज को लेकर होगा, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसराइल और फलस्तीन का ये जो कन्फ्लिक्ट है इन्हें हम लिवांट कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं, LEVANT। नया लफ्ज है लिवांट। लिवांट बेसिकली एक हिस्टोरिकल टर्म है, एक माजी में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी टर्म है जो कि वेस्ट एशिया के उन इलाकों को, सीरिया के उन इलाकों को, फलस्तीन के, टर्की के इन इलाकों के बारे में इस्तेमाल होती है। सो अगर हम जो हैं वो लिवांट इश्यूज भी कहते हैं तो वो रिफर बैक करना चाहिए इसराइल और फलस्तीन के दरमियान चलने वाले इश्यूज के बारे में। इस इशू को दुनिया का लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रगल या लॉन्ग लास्टिंग फाइट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी फाइट है जो कि बहुत अरसे से चलती है। ये अपनी नौयत की कोई पहली जंग नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको याद हो, मुसलमानों ने बरसगीर पर 636 से लेकर 1857 तक अटैक किए थे और ये जो है हमारे पास तकरीबन 1221 सालों तक, यानी कि 221 ईयर्स तक मुसलमानों के सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मुख्तलिफ तरह से अटैक्स रहे थे और वो भी हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग कन्फ्लिक्ट के तौर पर आता है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान पाया जाने वाला ये जो बहुत बड़ा मसला है, ये दर हकीकत लॉन्ग लास्टिंग कंटिन्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि अभी तक जारी है। ऐसा नहीं है कि इस इशू को खत्म करने के लिए कोशिश नहीं की गई, ऐसा नहीं है कि इस क्लैश को मटाने के लिए कभी कोशिश नहीं की गई। बहुत दफा ट्राई किया गया, बहुत दफा कोशिश की गई, जिसमें फलस्तीन और इसराइल दोनों तरफ से जो है मुख्तलिफ प्लान सामने आते हैं कि पीस को हमने प्रमोट करना है 1970 से ऑनवर्ड्स, लेकिन पीस जो है वो यहाँ पे
हो नहीं पाता, और बहुत गहरे जो है वो जंगें यहाँ पे इस खत्ते में चलती रहती हैं। लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इशू पैदा कहाँ से होता है, ये इशू आता कहाँ से है। कहानी में असल में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन एक अजीबोगरीब ऐलान किया जाता है, एक डिक्लेरेशन दी जाती है कि ज्यूस जो हैं वो उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड, कि दुनिया में उनका कोई मुल्क नहीं है और वो दरबदर ठोकरें खाते हैं, उनको एक मुल्क अता किया जाएगा, ज्यूश होमलैंड। दर हकीकत ज्यूश का ये मानना था कि हमारे मजहब में, यानी कि ज्यूइज्म में, हमारा रिलीजन ये बात कहता है, मजहब ये बात कहता है कि हमें जायोन की तरफ पलटना है। इस मूवमेंट को जायोनिज्म भी कहा जाता है। इसके अंदर ये यकीन था, ये मानना था कि हमें जायोन की तरफ पलटना है। ये जायोन बेसिकली एक इवेंट है जो कि हेब्रू, यानी कि हेब्रू के अंदर रिकॉर्डेड है, जिसमें ये कहा गया था कि आप सबके सब लोगों को ये चाहिए कि आप उस जगह पे इकट्ठे हो जाएं जहाँ पे आप लोग जो है वो यरूशलेम का मुकाम है, जहाँ पे आप लोगों के मुकद्दस मुकाम आते हैं। सो जी, ज्यूस जो है वो सब के सब अब यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमें उसी की तरफ जाना है, और अब जो है वो इस पॉइंट को, जो कि हमारे पास यरूशलेम में पॉइंट है, वहां पे उनको आना है। और इसके लिए उनकी नजरें हैं फलस्तीन के ऊपर, यानी कि उस जगह पे फलस्तीन था और फलस्तीन के ऊपर उन्होंने आना था। दर हकीकत जायनिस्ट जो हैं वो बड़े अरसे से कोशिश करते हैं। जायनिस्ट वो लोग थे जो यहूदियत पे यकीन रखा करते थे। इन लोगों ने अपनी एक कांग्रेस बना रखी थी, अपनी एक जमात बना रखी थी, और इन्हीं की जमात ने 1897 में एक मांग कर दी थी, एक डिमांड कर दी थी, और ये थी फर्स्ट जायनिस्ट कांग्रेस। इनकी डिमांड ये थी कि देखिए भाई, हम लोगों के पास जो है वो कोई मुल्क नहीं है, हमें कोई मुल्क अता किया जाए। ऐसा ऐसा ये लोग जो हैं वो वोट में बढ़ते चले जाते हैं, और ये डिमांड 1897 से जोर पकड़ना शुरू कर देते हैं। ब्रिटिश ने जब ये देखा, रियासतों का मजहब नहीं होता है, रियासतों के सिर्फ वोट्स होते हैं, रियासतों का सिर्फ स्पोर्ट्स होता है, यही कुछ मानना था ब्रिटिश का। अब की दफा जो है वो टेंशन बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और हमारे पास एक डिक्लेरेशन आता है जिसका नाम बेल्फोर डिक्लेरेशन है। ये बेल्फोर डिक्लेरेशन किस डिक्लेरेशन का नाम था? बेल्फोर डिक्लेरेशन हमारे पास बेसिकली ये वजूद में आता है, बताया जाता है कि बिल्कुल ठीक है, ये जो ज्यूश ये जो मांग कर रहे हैं, ये जो जायोनिस्ट जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, अपना मुल्क हमने लेना है, हम उसे मानते हैं। लेकिन 1917 की वॉर में हमें सपोर्ट किया जाए, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन में हमें सपोर्ट करना है। अगर ज्यूश हमें सपोर्ट करते हैं, यानी कि ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं, तो हम ये वादा करते हैं कि हम लोग जिस जगह पे उनकी हैब्रू के अंदर लिखा हुआ है फलस्तीन के अंदर उनका मुल्क जो है वो बनेगा, हम लोग ज्यूश लोगों को उनका घर जो है वो देंगे। ये डिक्लेरेशन जो है एक खत के अंदर लिखी जाती है, और ये खत 2 नवंबर 1917 को जो है वो भेजा जाता है। उन दिनों यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूके के सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनका नाम आर्थर बेल्फोर था। तो उन्हीं के नाम से जो है वो बेल्फोर डिक्लेरेशन सामने आती है। आर्थर बेल्फोर जो हैं वो ये खत भेजते हैं यहूदियत के सबसे बड़े लीडर, जो कि उन दिनों में लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड हुआ करते थे, ROTSCHILD। अब की दफा ये खत जो है वो उन्हें भेजा जाता है। तो हमारे पास जो है वो वर्ल्ड वॉर वन के बाद का मैंडेट ये था कि फलस्तीन के अंदर ये बनाया जाएगा, जूश लोगों के लिए एक होम बना दिया जाएगा। जूश लोग तो अपने घर मिलने के लिए खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश भी बहुत खुश थे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी एक अरसे से चला करती थी, और उनको ये बात का पता था कि अगर हम लोग जो है वो टेंशन क्रिएट करेंगे
ज्यूश के दरमियान और अरब पॉपुलेशन के दरमियान तो हमारे लिए मसला नहीं होगा। ड्यूरेंट लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कभी ना खत्म होने वाला इशू है। खैबर पख्तूनख्वान को पख्तूनिस्तान यानी कि ग्रेटर जो है अफगानिस्तान का ख्वाब देखने वाला अफगानिस्तान जो है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जानबूझ के इलाकों को इस तरह से तकसीम कर देना कि दोनों ममालिक जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहें और न्यूक्लियर पावर जो है इतनी पावरफुल हो जाए एक दूसरे को मरने मारने पे आ जाए। और इसी तरह से अरब और इसराइल के लोग दोनों एक दूसरे के खून के दर पे हो जाए। कुछ ऐसी शायद पॉलिसीज थी आर्थर बेल्फोर और उस वक्त के यूनाइटेड किंगडम की। अब की दफा कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। हब ऑटोमन एम्पायर जो है ये उस वक्त फलस्तीन का इलाका ऑटोमन एम्पायर के जो है वो जेर सल्तनत था, जिसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। और बात 1914 में थोड़ी देर के लिए हम वापस आते हैं। ब्रिटिश वॉर कैबिनेट जो है उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है वो पास करते हैं और उसकी वजह से ज़ायनिस्ट मूवमेंट जो है वो इसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और ये समझते हैं कि हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि अगर हम ज़ायनिस्ट जो हैं वो एक कैबिनेट जो है वो बना दें और इनको सपोर्ट करना शुरू कर दें। 1915 यानी कि एक साल के बाद एक बाकायदा कमेटी बना दी जाती है। इस कमेटी को बनाने वाले और कुछ नहीं थे, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर उन दिनों में हर्बर्ट हेनरी हुआ करता था। 1914 में ये फैसला किया जाता है 1914 में कि चलो अब की दफा हम जायनिज्म यानी कि ज्यूश को सपोर्ट करते हैं। और 1915 में एच हमारे पास हर्बर्ट हेनरी एस्क्विथ जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें खिलाफत उस्मानिया को ऑटोमन एम्पायर को जब हम शिकस्त दे देंगे तो हम मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पे हम लोग जूश को लेके आए। यहाँ से हमारे पास प्रॉब्लम जो है उनका आगाज होना शुरू हो जाता है। न सिर्फ यहाँ से प्रॉब्लम्स का आगाज होना शुरू हो जाता है, ये वही पर्सन है, ये ब्रिटिश के लोग वही लोग हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा हेल्प आउट किया था ज्यूश को इब्तदा में। तो 1917 तक 1917 तक बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो काम कर जाता है। ये बेल्फोर डिक्लेरेशन की डिटेल्स को हम आगे चल के डिटेल से भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों कंट्रीज के दरमियान, अब फलस्तीन और हमारे पास इसराइल के दरमियान, ये बहुत पुराना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बनता चला जा रहा है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो कि 1947 के यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान से शुरू हो जाता है। 1947 का पार्टीशन प्लान, दर हकीकत ये प्लान था क्या? इस प्लान के अंदर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो होना शुरू हो जाती? इस प्लान को यहाँ पे स्पॉन्सर किया था। और ये हमारे पास जो आज हम बटे हुए देखते हैं, इसराइल फलस्तीन और मैप के अंदर जो मुख्तलिफ एरियाज को देखते हैं, दर हकीकत ये सारे का सारा यूनाइटेड नेशन का दिया वो प्लान था, जो कि इसराइल ने उससे भी ज्यादा एरिया जो है वो कब्जा कर लिया। और अब फलस्तीन के पास सिर्फ चंद एक ही एरियाज मौजूद हैं। वेस्ट बैंक तो है ही है, उसके साथ गजा स्ट्रिप जिस पे आजकल अटैक किए जा रहे हैं, वो कुछ ये स्ट्रिप है जो आपको छोटी सी नजर आ रही है। प्रॉब्लम्स का सिलसिला हमारे पास यहाँ से आगे चलता है। यूं तो बहुत सी वॉर्स होती हैं, बहुत से इश्यूज चलते हैं हमारे पास दोनों कंट्रीज के दरमियान। 1967 में सिक्स डे की वॉर होती है। ना सिर्फ ये हमारे पास इसराइल की वॉर होती है, बल्कि इसमें जो है वो बहुत सी अरब कंट्रीज भी शिरकत करते हैं।
इन तमाम की तमाम चीज़ों के साथ हमें एक चीज़ समझ में आती है, देखने को मिलती है, और वो ये है कि प्रॉब्लम जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान बढ़ती चले जाती है। लेकिन अगर हम ये समझने की कोशिश करें, क्या वजह है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चले जाती है, इसकी रूट्स क्या हैं, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं? अगर हम रूट्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ में आती हैं। जी वालेकुम सलाम। आमिर, कैसे हैं आप? इस प्रॉब्लम की असल जड़ जो है वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो इशू है वो हमारे पास होता है बेल्फोर डिक्लेरेशन के साथ। बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो एक ऐसा डिक्लेरेशन था जिसने दोनों के दोनों कंट्रीज के दरमियान और इसके साथ साथ मिडल ईस्ट में जूश और अरब के दरमियान एक ऐसी जंग को छेड़ दिया जो कि कभी भी खत्म नहीं होते। अब अगर हम इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से शुरू होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें, क्या वजह है हमारे पास, ये कहानी क्यों खत्म नहीं होती है और आगे बढ़ती ही चले जाती है, तो हमें ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ये हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन रही है कि जिसमें दोनों के दोनों कंट्रीज के लिए इंतहाई ज्यादा मुश्किलात बढ़ती चले जाती हैं। अगर हम इसराइल और फिलिस्तीन दोनों की रूट्स को समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझना होगा कि ये मसला 19th सेंचुरी से शुरू हो जाता है। जब मैं 19th सेंचुरी की बात करता हूँ तो टू बी वेरी स्पेसिफिक ये वो जमाना था जिसे 1947 और 1948 कहा जाता था, और इस जमाने को न्यू कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। अगर ये टर्म आपके लिए नहीं है तो इसे गौर से समझ लीजिएगा। न्यू कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास, देखिए, इससे पहले ब्रिटिश जो है वो पाकिस्तान पे और इंडिया पे हुकूमत किया करता था, अफ्रीका की कंट्रीज पे हुकूमत किया करता था। लेकिन दूसरी जंग अजीम जो कि 1 सितंबर 1939 से शुरू होती है और 2 सितंबर 1945 में खत्म होती है, ब्रिटिश ने सोचा कि कितनी बेवकूफी की बात है कि इन कंट्रीज को जितना लूटना था वो तो मैंने लूट लिया, अब मैं इनके ऊपर हुकूमत करूं और इनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करूं। अब की दफा जमाना शुरू होता है न्यू कॉलोनियलिज्म का। इन कंट्रीज के दिमागों को, ब्रेन्स को, गवर्नमेंट्स को, लीडर्स को कंट्रोल किया जाता है, और कुछ ऐसा ही चलता है इसराइल और अमेरिका के दरमियान। क्या वजह है कि अमेरिका, सारी दुनिया जो है वो अभी इसराइल को कंडेम कर रही है कि तुम्हें ये वॉर रोकनी चाहिए, लेकिन अमेरिका वैसे ही आंखें बंद करके बैठा है जैसे कि पाकिस्तान ने कभी उसामा बिन लादेन के लिए आंखें बंद की। अमेरिका जो कि कुत्तों के मरने पे भी एहतजाज किया करता है, जिसे दूसरे ममालिक की बड़ी फिक्र रहती है, इसराइल को नहीं रोक रहा। ये है न्यू कॉलोनियलिज्म, यानी अमेरिका दर हकीकत मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक ऐसा मुल्क हमेशा के लिए बरकरार रखना चाहता है जिससे वो ईरान को और मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरे ममालिक के ऊपर एक प्रेशर बरकरार रख सकें, और इसके लिए वो हर हद पे जाने के लिए तैयार है। दरअसल ये 19वीं और 20वीं सदी का वाकया है, एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है, और ये जड़ें किसी भी, अगर दरख्त हो या किसी भी मसले को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप उसके रूट्स को समझने की कोशिश करें। कहने को तो एक मसला सिर्फ ज्यूज और अरब के दरमियान है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वो स्टेटमेंट थी, सारे का सारा रायता जो था, जो फसाद था, दर हकीकत ये फैलाया गया था बेल्फोर डिक्लेरेशन के तरफ। बेल्फोर डिक्लेरेशन एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि 1917 में वजूद में आ जाती है, और ये कहती है कि ठीक है, हम लोग जो हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम नेशनल यानी कौमी सतह पे सपोर्ट करता है कि ब्रिटिश के लिए एक सेपरेट होमलैंड बनाई जानी चाहिए, और ये बनाने में वो कामयाब हो जाता है। किसी भी कौम से जब आप उनका घर छीनने की कोशिश करेंगे, किसी भी कौम से जब आप उनके लोगों से उनकी सरजमीन को छीनने की कोशिश करेंगे,
एहतजाज तो देखने को मिला और कुछ ऐसा ही हुआ। और हम देखते हैं पहली वॉर जो है वो शुरू हो जाती है 1920 से 1940 के दरमियान। जूश लोग जो हैं वो अब अपने नेशनल होम की तरफ धड़ाधड़ भागे चले आ रहे हैं। और नेशनल होम से मतलब इन लोगों के पास कोई घर था नहीं, बचते बचाते, मरते मराते। अब इनके पास एक ही ऑप्शन था कि किसी तरह से हम यहाँ पे पहुंचे और फलस्तीन के अंदर आए। और यहाँ से हमारे पास पहली जंग जिसका नाम फ्रैंको सीरियन वॉर है वो आ जाती है। इस जंग का नाम फ्रैंको सीरियन वॉर है, लेकिन इसका मतलब क्या है फ्रैंको सीरियन वॉर में? दर हकीकत ये वो वॉर थी जो कि अरब किंगडम जो है वो सीरिया और फ्रांस के दरमियान हुई थी। सो फ्रैंको सीरियन वॉर जो है वो जानी जाती है। इस इशू में हमारे पास 1930 से ऑनवर्ड्स जो है वो ये इश्यूज चलना शुरू हो जाते हैं। 1920 से ऑनवर्ड्स ये इश्यूज बढ़ते हैं। ये साल 1920 की बातें हैं जब फ्रैंको सीरियन वॉर आगाज होता है। इब्तदा में ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ इजरायली आके वहां पे आबाद होते हैं, अरब के लोग। कुछ अरब के लोग जो हैं, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। अब अच्छे और बुरे यहाँ पे कौन हैं ये आप फैसला कर लीजिएगा। कुछ अरब के लोगों ने इनको जो है वो खुदादर्शी करके सपोर्ट किया, इनको वहां पे रखा। कुछ लोगों ने कन्फ्लिक्ट किया, इनको निकालना शुरू कर दिया। वहीं से हमारे पास जो है वो कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है मैंडेटरी फलस्तीन के अंदर। जब मैं इन कन्फ्लिक्ट्स की बात करता हूँ, ये झगड़े शुरू होते हैं 1 मार्च में। इब्तदा में 1 मार्च 1920 में ये मामूली किस्म के ही हमारे पास स्ट्राइक्स हुआ करती थी। और ये 1948 तक चलना शुरू हुए, यहूदी आबाद होते गए और ये झगड़े बढ़ते चले गए। फलस्तीनियों ने अब की दफा फैसला किया कि देखो भाई, अगर हमें इन लोगों को निकालना है तो हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। यानी इकट्ठे होके अगर हम काम करेंगे तो इन लोगों को हम निकाल सकेंगे। और अब की दफा एक मूवमेंट वजूद में आती है। जब मैं मूवमेंट की बात करता हूँ, जरा मेरे वर्ड पे गौर कीजिएगा कि मूवमेंट कभी भी किसी फर्द वाहिद का आइडिया नहीं होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ लोग जोक दर जोक शामिल होते चले जाते हैं और एक काफिला बनता चला जाता है। अब की दफा एक नाम तजवीज किया जाता है। इसका नाम इस पर्सन का हज अमीनुल हसैनी था। इसकी सरबराही में ये मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दी जाती है। इस मूवमेंट का मकसद ये था कि ये ज्यूश इमिग्रेशन और ज्यूश के नेशनल मूवमेंट को रोका जाए। भाई, हमारी सरजमीनी है, हमारी सरजमीन है। हज अमीनुल हुसैनी की सरबराही में ये फैसला किया जाए कि इन लोगों को रोका जाए। लेकिन मसला जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला गया। जूस नेशनल मूवमेंट, जूस ने अपनी एक नेशनल मूवमेंट जो है वो बना ली। और अब की दफा ये जो छोटी छोटी स्ट्राइक से ये झगड़ों में बढ़ते चले गए और बाद में ये जंगों में ये मंजर बदलता चला जाता है। जूस ने देखा कि इस तरह से तो हम लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे। जूस ने फौरन से अपनी एक फोर्स बना ली, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका नाम हग अना था, जिसका नाम हमारे पास हग अना है। इस तरह से एक फोर्स वजूद में आती है। जब मैं वर्ड हग अना की बात करता हूँ, ये बेसिकली हेब्रू जुबान का लफ्ज है। हेब्रू जुबान से लिया गया इस वर्ड का मतलब ये है द डिफेंस। इन्होंने हेब्रू से मैक्सिमम, हेब्रू यहूदियों की जुबान है, मैक्सिमम वर्ड्स लिए ताकि अपने लोगों को उजागर किया जा सके, बताया जा सके। हम लफ्ज मुजाहिदीन इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम लोगों को बता सकें कि कुरान में और दीन यही कहता है। यहाँ पे हमारे पास हगना के नाम से एक फोर्स बनाई जाती है। ये फोर्स साल 1920 में वजूद में आती है और ये कायम रहती है 1948 में, जब इसराइल वजूद में आ जाता है। और इस फोर्स में से लोगों को लेके आईडीएफ यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स बना दी जाती है। और इसराइल जो है वो अपनी जब डिक्लेरेशन का ऐलान करता है। ये झगड़े इब्तदा में बड़े मामूली से थे, लेकिन पहली जो जो सेक्टेरियन स्ट्राइक थी
اس کے اندر 133 جوس جو ہیں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ بدلے میں ہگنا کے لوگوں نے بھی ہتھیار اٹھائے اور اچھے خاصے جو ہے وہ دنگے فساد ہونا شروع ہوئے، 116 ارب لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے پاس فلسطینی جو ہیں کہ ان کو نکال سکیں، اور غزہ کا علاقہ جو ہے وہ وہاں سے ان کو نکال دیتا ہے۔ جب میں غزہ کی بات کرتا ہوں، در حقیقت میرا اشارہ جو ہے وہ یہاں پہ غزہ کی طرف ہے۔ یہ والا جو غزہ، یہ غزہ آج کے والا غزہ تو بہت چھوٹا ہو گیا ہے۔ اس اس دن جو ہے جب کہ ہمارے پاس وار ہوتی ہے، اور تب اسرائیل جو ہے وہ وجود میں نہیں آیا تھا، تو یہ غزہ بہت بڑا تھا۔ اب کی دفعہ ہمارے پاس کہانی آگے بڑھتی ہے، جنگ اپنے دوسرے فیز میں شامل ہو چکی ہے۔ اب زمانہ ہمارے پاس 1930 کے بعد کا۔ اب کی دفعہ مسلمان یعنی کہ عرب جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں پوری دنیا میں، جہاد کا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جہاد اللہ نے آپ پہ فرض کی ہے، اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے فلسطین کے اندر، کیونکہ یہاں پہ یہودی قبضہ کر رہے ہیں۔ پوری کی پوری دنیا سے مختلف مسلمان مجاہدین یہاں سے پہنچتے ہیں، خصوصاً جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو سیریا جیسے ممالک۔ سیریا سے ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ عز الدین القاسم کی ذیل نگرانی میں ہوتی ہے۔ بس نام سن لیجئے گا۔ ایک سیریا کے اندر مسلم پریچر تھے، مان لیجئے جس طرح سے اسامہ بن لادن تھا، اسی طرح سے یہ بندہ جو ہے وہ سیریا کا تھا۔ عز الدین القاسم جو ہے، اس نے کیا کیا تھا، اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا۔ سیریا قریب ترین ہونے کی وجہ سے یہاں سے لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اب کی دفعہ سال 1936 سے 1939 تک ٹھیک ٹھاک گمسان کا رن پڑتا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ جھگڑے جو کبھی کسی طرح سے بہت زیادہ سٹرائیو سے، اب کی دفعہ بہت بڑے جھگڑوں کی شکل میں اختیار ہو جاتے ہیں کر لیتے ہیں۔ پھر کیا فلسطینیوں نے جس کو اپنا لینڈ سیل کیا تھا، جب ریلیشن لینے آئے تھے، فلسطین started building stones and then no, they didn't sell anything. They didn't sell anything, دانیال۔ ان فیکٹ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ برٹن بیسکلی، یہ فلسطین جو ہے وہ آٹومن امپائر کے پاس تھا، اور ترکی کو جو ہے فرسٹ ورلڈ وار میں شکست ہوئی تھی، برطانیہ جو ہے وہ جیت گیا تھا، تو یہ برطانیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ میں جو ہے وہ اس ایریے کے اندر جو ہے وہ حکومت قائم کروں گا، میں ملک بناؤں گا اسرائیل کا۔ ٹھیک ہے، جیسے جو ہے وہ جب برطانیہ کے لوگ انڈیا میں تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ انڈیا کے اندر بھی، لاہور کے اندر بھی وہ اسرائیل کو بنا سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ اسرائیل والوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم نے وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو اپنی کنٹری بنائیں گے، جہاں پہ ہم یروشلم کے پاس ہوں گے۔ مذہبی مقام ہے ان کا، اس کی کتابوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو وہیں پہ اپنی لینڈ جو ہے وہ بنانی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتاب میں وہی جگہ مینشن ہے کہ وہیں پہ ہم لوگ رہیں گے۔ تو اب کی دفعہ 1936 سے 1939 کا زمانہ جو ہے وہ ایک ریوولٹ کا زمانہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب کی دفعہ ریوولٹ کس کی طرف سے تھی؟ یہ بغاوت کس کی طرف سے تھی؟ یہ جوش امیگریشن کے خلاف تھی۔ بند کیجئے یہ جوش کا ہمارے ملک میں بھیجنا، ہم نہیں مانتے کسی قسم کی موومنٹ کو، ہمیں ان یہودیوں کا کسی طرح سے بھی آنا قبول نہیں۔ اور یہ باتیں جو ہے صرف تہذیب و تمدن کی زبان سے نہیں کی گئی، بلکہ بندوق کی نالی سے سمجھائی گئی تھی جیوش کو۔ لیکن جیوش کو سپورٹ تھی اچھی خاصی مغرب کی طرف سے۔ سیریا سے آنے والے مجاہدین کے سردار جو ان کے لیڈر تھے القاسم، ان کو 1935 میں شہید کر دیا جاتا ہے برٹش فورسز کی طرف سے۔ اور اب کی دفعہ 1936 کے اندر جو ہے وہی سٹرائکس اور جنرل بائیکاٹس اور یہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔
अब हमने ये देखा कि ब्रिटिश मैंडेट जो था उसके खिलाफ ठीक ठाक 1936 से 1939 के अंदर जो है वो प्रॉब्लम चलती रही, और वो जो प्रपोज पार्टीशन जो है वो प्लान था उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की गई, उसको बिल्कुल भी ऑनर नहीं किया गया। हमने देखा कि हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में लोग मारे जाते हैं 1936 से 1939 के दौरान। कहा जाता है कि ये 3 साल 4 महीने और 1 हफ्ता चलने वाली जो जंग है, इसने इतनी ज्यादा जानें इंगल्फ की, इतने ज्यादा लोगों को लिया कि फलस्तीन के जो लोग थे कहते हैं कि उनकी तरफ से कोई 1,000 से 3,000 लोग जो हैं वो शहीद होते हैं, जबकि ब्रिटिश ने अपने इतने ज्यादा लोगों को लॉन्च कर दिया कि उसके 25,000 से 50,000 लोग मारे जाते हैं। मुजाहिदीन अपने जिस्मों से बंद बम बांध कर इनके अंदर घुस जाया करते थे। उनको ये इरादा था कि हम लोगों ने जो है वो जिहाद करना है। इब्तदा में ये 25 से 50,000 वाली फिगर जो है वो फिर बाद में से फिक्टिशियस करार दिया गया कि ये गलत है। और ओरिजिनल फैक्ट्स जब बताए जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि हकीकत में 5,000 अरब जो हैं वो उनको शहीद किया गया था। और ये बात मुसलमानों को, मिलिटेंट्स को, सबके सब लोगों को बुलाने के लिए थी। ब्रिटिश कहता है कि हमारे तो सिर्फ 262 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, मुजाहिदीन 5,000 मारे गए हैं, इसलिए 25 से 50,000 वाली बात ये गलत है। और यहूदी जो हैं वो 500 मारे गए हैं, और 5,000 के साथ साथ मुसलमानों के 1,500 के करीब मुजाहिदीन जो हैं वो शदीद जख्मी होते हैं, और 13,000 के करीब करीब लोग जो हैं वो उनको डिटेन कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। तो बाहरी नुकसान का सामना करना पड़ता है मुजाहिदीन को यहाँ पर। और इस पार्टीशन प्लान के होते हुए हमने देखा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी आ जाती है। अब की दफा वर्ल्ड वॉर आ जाती है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है, देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो वायलेंस था, ये जो चला करता था, इसने तकरीबन 5,000 अरब लोगों की जान जो है वो ले ली। वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में जंग में थोड़ा सा सपोर्ट मिला फलस्तीन को, क्योंकि अब की दफा ममालिक जो है वो मैक्सिमम फोकस कर रहे थे अपनी दूसरी जंगों के ऊपर। अगर फ्रैक्शन अब भी कोशिश कर रहा था कि हम इसराइलियों को, यहूदियों को यहाँ पे किसी तरह से ना बसने दें, लेकिन अब की दफा होता यह है कि जर्मनी के अंदर जो है वो होलोकास्ट हो जाता है। और जब हम होलोकास्ट की बात करते हैं तो द होलोकॉस्ट एक ऐसा जिनोसाइड था, एक ऐसा कत्लेआम था जो कि यहूदियों का किया गया था, ज्यूज का किया गया था। वो सारे के सारे यहूदी जो कि यूरोप के अंदर रहा करते थे, यूरोप में जितने यहूदी रहा करते थे 1941 से 1945 तक इनका जेनोसाइड किया जाता है, इनका कत्ल किया जाता है। और कत्ल करने वाला नाजी जर्मनी था, जर्मनी ने कत्ल किया। दरअसल ये जर्मनी ने कत्ल क्यों किया, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, हम उन्हें भी देखेंगे। लेकिन आपको शायद ये जानकर खुशी होगी कि 60 लाख ज्यूज जो हैं वो 60 मिलियन ज्यूज को अकेले नाजी जर्मनी ने, हिटलर ने कत्ल कर दिया था, और इसको होलोकास्ट कहा जाता है। जर्मन की जहां जहां पे हुकूमत थी, जर्मन ने जहां जहां पे यहूदियों को देखा उसने कत्ल कर दिया। ये मास शूटिंग के हुक्म हुआ करता था, हिटलर ने दे रखा था कि जहां पे यहूदी है कि उसको मारने के लिए ये काफी है कि वो ज्यू है। इनको इकट्ठा कर लिया जाता था, इनको मुख्तलिफ तरह के एक्सटर्मिनेशन कैंप्स के अंदर लिया जाता था, वहां पे जाके जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी और इनको मारा जाता था। नाजियों को बेसिकली एक अपनी आइडियोलॉजी थी। जो हिटलर था
वो रेसिज्म पे बड़ा यकीन रखा करता था। उसे ये लगता था कि या तो ये जर्मन यहूदी जो है वो सब के सब निकल जाएं, और उसकी सरबराही में जितने भी सारे के सारे लॉज हैं वो ज्यूज के अगेंस्ट हुआ करते थे। तो जर्मन गवर्नमेंट जो है उसने कुछ सालों में, ये कहानी 1933 से शुरू होती है, जब हिटलर आता है। हिटलर एक डिक्टेटर था। डिक्टेटर कभी भी कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जियाउल हक ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान के अंदर किस तरह से 300 से 35,000 मदरसे कायम करवाए, एक ऐसे मदरसे कायम करवा दिए जहाँ पे गन का कल्चर, क्लैशनकोव का कल्चर था। इन मदरसों को तालीम कौन देगा? कोई आंसर नहीं था। इन मदरसों के अंदर पढ़ाने वाले की तालीम क्या होगी? कोई आंसर नहीं है। ये मदरसे से पढ़ के लोग करेंगे क्या? कोई आंसर नहीं है। इन मदरसों का मकसद सिर्फ एक ही था कि सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के खिलाफ हमें बंदे मुजाहिदीन सपोर्ट करने हैं, स्पॉन्सर करने हैं, और हम वो यहाँ से भेजेंगे। एक डिक्टेटर का जहन ये होता है, वो अपने तक सोचता है। तो ये कहानी में 1939 में जर्मनी पोलैंड के ऊपर अटैक करता है और ये देखता है कि ज्यूस जो है वो प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो ज्यूस जो हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है जर्मनी के हिटलर की तरफ से। जो लोग थे, इन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है एक्सटर्मिनेशन कैंप्स की तरफ, और ये कहा जाता है, ये अहकाम थे कि अगर ये कैंप तक जाते हुए अगर ट्रेन के ऊपर, रेल के ऊपर बोझ ज्यादा है, लोड ज्यादा है, तो इन लोगों को ट्रेन की पटरियों पर फेंक दो, नीचे फेंक दो। कुछ यहूदियों को फोर्स लेबर जो है वो करवाई जाती थी। इनको भूख से मार दिया जाता था। इनको मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स इनके ऊपर किए जाते थे। जो भागने की कोशिश करते थे उनके पार्ट्स ऑफ बॉडीज को कट कर देते थे। कुछ इस तरह से जो है वो हिटलर और इसकी नाजी जो है वो जर्मनी जो है इनके ऊपर जुल्म किया करते थे, और इसी वजह से इसको होलोकॉस्ट कहते हैं। होलोकॉस्ट कहते हैं। बड़ा फेमस है हमारे पास होलोकॉस्ट है वो। देखिए, दरअसल कहानी में एक चीज और समझ में आती है कि क्या हिटलर अकेले का दिमाग जो है वो इनके खिलाफ था? ये यहूदियों के खिलाफ आखिर इतनी नफरत थी क्यों हिटलर को? इस कहानी को समझने के लिए आज हमें थोड़ा सा मजीद पीछे जाना पड़ेगा। एक जमाना था जब ये यहूदी जो है वो यूरोप में रहा करते थे, और ये यूरोप में आज से नहीं रहा करते थे, 2000 साल से यहाँ पे आबाद थे। ज्यूस के बारे में क्रिश्चियनिटी ने, मजहब ने, ये मुख्तलिफ किस्म की थियोलॉजीज, मुख्तलिफ किस्म की बातें फैला रखी थी। जैसे आपके यहाँ आज भी मौजूद है कि जी मंगल के दिन हम लोग सफर नहीं करेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं जुमेरात को सफर करूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे रास्ते से आज भी एक अदद इंतहाई खतरनाक काली बिल्ली गुजर गई है, तो बस मैं सफर नहीं जारी रखूंगा। बहुत से दुकानदार आज भी कहते हैं जी मेरा पहला ग्राहक जो है, अगर वो मुझे पैसे नहीं देगा मुझे, तो मेरा सारा दिन बुरा गुजरेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि सुबह सुबह जो है अगर आप किसी से कोई अखलाक से गिरी बात करेंगे तो वो कहेंगे सुबह सुबह तुम मेरे से इस तरह की बातें कर रहे हो, ये तो बड़ा नूर पीर का जमाना है। हर मजहब की अपनी जो है वो कुछ थियोलॉजिकल रीजंस होती हैं। क्रिश्चियनिटी ने ये बताया, मजहब ने ये बताया है कि यहूदी जो थे इन्होंने दरअसल हजरत ईसा को आ, का क्रूसीफाई किया था। ये जो ज्यूज हैं ये असल में जीसस के जो हैं उसके क्रूसिफिक्शन की जिम्मेदारी हैं, और इसके लिए चर्च ने रेफरेंसेस देना शुरू कर दिए। मैथ्यू की जो वर्सेस हैं 24 25 में, वो मुख्तलिफ किस्म के वर्सेस सामने आ जाते हैं। यहूदियों पे इल्जाम लगाया जाता था कि ये छोटे बच्चों को कत्ल कर देते हैं, उनका खून पी लेते हैं। यहूदियों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जाते थे। यहूदियों के ऊपर जो है वो ये कहा जाता था
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کرسچینٹی کے خلاف ہے. ذرا امیجن کیجئے کہ اگر کسی مذہب کے لیڈر کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ انہوں نے ہمارے لیڈر کو کروسیفائی کرنے کی کوشش کی، یعنی اس مذہب کے بانی کو خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا لمحہ بھر کے لیے پاکستان میں آئیے گا. ہمارا مذہبی یقین عقیدہ جو بھی ہو، مذہب اتنی پاور رکھتا ہے کہ ہم نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا. وہ آج بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مائنورٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن مذہب کی بنیادوں پہ ہم لوگوں نے ان کو اقلیت قرار دیا. ہمارا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو جو بھی ہو، ہم اس کی بھی بات نہیں کرتے. تو اسی طرح سے ان باتوں سے جو ہے وہ ہٹلر کو سکون ملتا ہے اور ہولو کاسٹ ہوتا ہے. اور یہ بعد میں یہ ہولو کاسٹ ہی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بھاگتے ہیں وہاں سے. ہولو کاسٹ سے بچ کے یہاں تک پہنچنا بڑا آسان تھا. یہاں پہ پہنچا جائے آسان تھا، کمپیریٹیولی آسان تھا کہ بجائے اس کے کہ جرمنی لیڈ انکارسریشن کیمپس کے اندر اپنی جان دی جائے، کیوں نہ ہم جو ہیں وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں فلسطین میں موجود اسرائیل. سو زیونسٹ جو ہیں وہ ان کی انسرجنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں. اور یہاں پہ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں پہ تو برٹش سپورٹ بھی کر رہا ہے. جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اسے برٹش سپورٹ کر رہا ہے، اسے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنا لیول جو ہے وہ برقرار. کہانی یہاں تک کلیئر ہے تاکہ ہم یہاں سے آگے چلیں. ادھر کلیئر. اب کی دفعہ ہمارے پاس یونائٹڈ نیشن کا پارٹیشن پلان بھی آ جاتا ہے. امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم برٹش جو ہے اور امریکہ یونائٹڈ نیشن سے ایک پارٹیشن پرپوزل جو ہے وہ منظور کروا لیں. ہم یہ بتائیں کہ ہم دنیا میں امن کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، اور اگر ہم نے فلسطین کے اندر اسرائیل کو قائم کیا ہے تو ہم نے فلسطینیوں کا حق بھی رکھا ہے. ان کی اسٹیٹ جو ہے وہ کہیں نہیں گئی. یونائٹڈ جنرل اسمبلی ریزولوشن نمبر 181 تھا. کیا ہے یہ 181 ریزولوشن کے اندر، اور کیوں امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا، اس کو سمجھنا؟ دراصل 181 ریزولوشن کے اندر یہ بتایا گیا تھا، ایک پلان دیا گیا تھا کہ ہم کس طرح سے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ہم ایک جوش اسٹیٹ بنائیں گے اور باقاعدہ اس کو ریکگنائز کریں گے، اور اسرائیل کو سب سے پہلے ریکگنائز کرنے والا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. سو یہ کریں گے. اب کی دفعہ ہمارے پاس جو ہے یہ ریزولوشن یہاں پہ پاس کی جاتی ہے. ذرا لمحہ بھر کے لیے امیجن کیجئے کہ ایک جگہ پہ ایک ریزولوشن پاس کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ ہم ایون مسلمان ہیں، افغانستان جو ہے وہ افغانستان کا KPK کا ایریا دے رہے ہیں، اور اس ریزولوشن کو کل سے عمل درآمد کیا جائے گا. آپ اور میں بھلے کتنے ہی تہذیب یافتہ کیوں نہ ہوں، ہم لوگ زندگی میں کبھی KPK میں نہ جا سکیں، ہم لوگ KPK میں نہ رہ سکیں، لیکن کیا ہم لوگ افغانیوں کو اپنی سرزمین پہ برداشت کریں گے؟ اگرچہ وہ مسلمان ہیں، اگرچہ وہ اسلام کے کلمہ گو ہیں، لیکن وہ KPK کے ایریا کو، کسی ایک ایریا کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ہم ملا رہے ہیں، یعنی کہ افغانستان کا ایک ایریا یہاں پہ قائم کر رہا ہے. یقیناً انتہائی شدید نفرت، اور آپ کے بھی جذبات یہی ہوں گے کہ آپ اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ان کا کیا مذہبی ریلیشن ہے یا نہیں ہے. آپ ایک اپوزیشن والی سچویشن میں جائیں گے. اپنے ملک سے محبت کو ہم لوگ سوشیالوجی کی زبان میں ایتھنو سینٹرسزم کہتے ہیں، یعنی جو شخص جہاں پہ پیدا ہوتا ہے
اسے وہاں سے محبت ہوتی ہے. مان لیجیے اگر آپ سب سے پہلے جس جگہ سے ہیں، جس ٹاؤن سے ہیں، جس سٹی سے ہیں، جس ڈسٹرکٹ سے ہیں، جس پروونس سے ہیں، جس کنٹری سے ہیں، آپ کو اس سے محبت ہوگی. یہ نیچرل ہے. فلسطینیوں کے اندر ایک غصے کی لہر دوڑتی ہے اور اب کی دفعہ وائڈ سپریڈ وائلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ وائلنس اب کی دفعہ 4 مہینے تک چلتا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کے 1947 کے پرپوزل کے بعد سڑکوں پر ایک دفعہ پھر سے لاشیں بچنا شروع ہو جاتی ہیں. وجہ کیا تھی کہ یونائٹڈ نیشن کو یہ کس نے حق دیا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک نیا ملک بنا جائے. ریٹیلیشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. عرب فورسز جو ہیں وہ بھی میدان میں آتے ہیں. عرب فورسز کو اب کی دفعہ عرب لیگ سپورٹ کرتے ہیں. عرب لیگ در حقیقت اس کا نام لیگ آف عرب اسٹیٹ ہے اور اس سے مراد ایک ریجنل آرگنائزیشن تھی جو کہ عرب ممالک نے خود اپنے لیے بنا رکھے تھے. عرب فورسز جو ہیں وہ جب ایک دوسرے کو پروٹیکشن کرنے کے لیے ہوتی تھی. ان کے مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کے خلاف یا کسی بھی کنٹری کو، ہماری جو مسلم کنٹری ہو اور وہ عرب ہو، ہم اس کے خلاف لڑیں گے. اس میں ایجپٹ شامل تھا، اس میں عراق شامل ہے، ابھی بھی یہ موجود ہے. اس میں لبنان ہے، اس میں سعودی عربیہ ہے اور اس میں سیریا شامل ہے. یمن نے بعد میں اس کو جوائن کیا اور ابھی عرب لیگ کے اندر تقریباً 22 کے قریب ممالک موجود ہیں. عربوں نے جب یہ دیکھا کہ ہماری ہی سرزمین کے اندر، فلسطین کے اندر جو ہے وہ یہ بنا رہے ہیں، تو عرب لیگ نے جو ہے وہ اب اپنی آرمی کو عمل میں لے کے آئے. جوش ملٹریز کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دنگے فساد اور جنگیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب کی دفعہ جوش کی جو آرمی ہے جس کا نام ہگنا تھا وہ بھی وجود میں آتی ہے. یہ آرمی کافی مضبوط ہو چکی ہے کیونکہ ان کی بیک پہ 2 کنٹریاں سپورٹ کر رہی ہیں. ایک ہمارے پاس یونائٹڈ کنگڈم ہے اور دوسری یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دونوں یونائٹڈ مل کے یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب جب سے یہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈکلریشن ہوئی ہے مئی 1948 تک آتے آتے ہیں عرب لیگ جو ہے وہ انٹروین کرتی ہے اور ہمارے پاس 1948 کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ جنگ جو ہے یہ شروع ہو جاتی ہے اور اس جنگ کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب لیگ کو بری طرح سے شکست ہوتی ہے. عرب لیگ مان لیجیے مکمل انہیلیشن کے قریب تھی، مکمل ختم ہونے کی جو ہے وہ قریب تھی کیونکہ جو کنٹریز انہیں سپورٹ کر رہی تھی وہ عرب لیگ سے کہیں زیادہ پاورفل تھی. یہی وجہ ہے کہ بڑی مشکل سے سیز فائر کیا جاتا ہے، آرمیسٹس جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کیا جاتا ہے 1949 میں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل کو جو ایریا دیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ ایریا اسرائیل کور کر جاتا ہے 1948 کے بعد. جارڈن نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بالکل سب کچھ کور کرتا چلا جا رہا ہے، جارڈن نے ویسٹ بینک کے علاقے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. ویسٹ بینک کا ایریا یہ والا ہے اور اس کے ساتھ یہ جارڈن ہے. جارڈن نے وقتی طور پر ویسٹ بینک کے ایریے کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنے اندر ضم کر لیا. جارڈن ایک اسلامی ملک ہے. اب کہانی پہ واپس چلتا ہوں. دوسری طرف ایجپٹ نے غزہ سٹرپ کا کنٹرول لے لیا تھا اور فلسطین کی ساری گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پروکلیم کیا تھا کہ یہاں پہ فلسطینیوں کی گورنمنٹ ہوگی. کہانی میں آگے چلتے ہیں. اب کی دفعہ ہم لوگ جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل سے سمجھ چکے ہیں کہ ایشوز ایگزسٹ کہاں پہ کرتے ہیں اور ایشوز ہیں کیا کیا. عرب اسرائیل وار جو 1948 کی تھی، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وار 14 مئی 1948 میں شروع ہوتی ہے.
تقریباً 15,000 کے قریب جو ہیں وہ عرب شہید ہوتے ہیں اس میں. اب کی دفعہ جب یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، عرب اب دوبارہ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں. کیا کیا جائے کہ اسرائیل تو ہمارا درد سر بن چکا ہے، اور 1956 کا زمانہ جو ہے وہ آسا تھا. اب کی دفعہ دو ممالک کھل کھلا کے سپورٹ کر رہے ہیں فلسطین کو، جارڈن اور ایجپٹ. وجہ کیا تھی؟ دونوں کے دونوں عرب ہیں. وجہ یہ تھی کہ دونوں کے دونوں مسلمان ہیں. وجہ یہ تھی کہ دونوں کی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ یہودی آ کے رہیں، اور اس کی وجہ قبلہ اول سے محبت ہوئی تھی. 1950 سے جارڈن اور ایجپٹ جو ہیں وہ فلسطین کے فدائیین کو سپورٹ کرتے ہیں. فلسطین کے فدائیین سے کیا مراد ہے؟ یہ ٹرم جو ہے وہ فدا سے ہے، جان نثار سے ہے. یہ بیسیکلی وہ گوریلا وارز تھے، یہ وہ وارئرز تھے جو اپنی جانوں کو فلسطین کے لیے قربان کر رہے تھے. فریڈم فائٹرز کے نام سے جانتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسرائیلی ٹیررسٹ مانتے ہیں. ان لوگوں نے اپنی جانیں قربان کرنا شروع کر دی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دن رات محنت کی کہ ہم فلسطین کو آزاد کروا لیں. ان کو دو کنٹری سپورٹ کرتے ہیں، ایجپٹ اور جارڈن. دونوں کو سپورٹ کرنے کی ملٹیپل ریزنز سے میں نے بتا دیا. اب کی دفعہ اسرائیل اسرائیل جو ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ دونوں کنٹریز اور یہاں سے فدائیین جو ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں، اب کی دفعہ اسرائیل کچھ اور اٹیک کرتا ہے. یہ اٹیک جو ہے 1956 کی سویز کینال کرائسس کے نام سے جانا جاتا ہے. 1956 سویز کرائسس تھا کیا؟ در حقیقت ایک انویژن تھا ایجپٹ کا. ایجپٹ نے کیا کیا تھا؟ ایجپٹ نے بیسیکلی یہاں پہ سارے کے سارے انویژن تھا ایجپٹ کا، اور اس نے غزہ سٹرپ کو اور باقی ایریاز کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی تھی. سوئز کینال کے اوپر مکمل طور پر انہوں نے ایجپٹ نے اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سوئز کینال کا کوئی تعلق نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسرائیل جو ہے اس کا راستہ بلاک کر دیا تھا. اگر ہم سوئز کینال کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کینال بڑی امپورٹنٹ تھے. دراصل جتنے بھی برٹش اور فرانس کے لوگ تھے وہ سوئز کینال کے راستے کو استعمال کیا کرتا تھا، یہاں سے گزرا کرتے تھے. تو ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ کوشش کی گئی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ہتھیار پھینکے. اب کی دفعہ اسرائیل نے غزہ کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیتا ہے. غزہ سٹرپ کے اوپر اسرائیل رسپانس میں اٹیک کرتا ہے، اور مکمل کا مکمل غزہ جو ہے وہ وہاں سے اسرائیل کے اٹیک میں جو ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے. فلسطین کا جو گورنمنٹ ہے وہاں سے نکال دی جاتی ہے، لیکن بعد میں اسرائیلیوں کے ساتھ جیسے ہی وہ سیز فائر ہوتا ہے اسرائیلی یہاں سے پھر نکل جاتے ہیں. 1959 میں دوبارہ غزہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ فلسطین کی نیشنل موومنٹ جو ہے وہ کافی کمزور پڑ چکی ہے. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غزہ جو ہے وہ دوبارہ سے ملٹری آکوپیشن کے اندر چلا جاتا ہے، لیکن ایجپٹ کے، یعنی کہ ایجپٹ اسے کچھ عرصے کے لیے کنٹرول کرتا ہے. ایمرجنس آف پی ایل او اینڈ 1967 6 days war. 1967 1967 میں عرب دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو کہیں کسی طرح سے ختم کرنا ہے. 1964 میں ہمارے پاس جو ہے ایک جماعت جو ہے وہ وجود میں آ چکی تھی، اور یہ یاسر عرفات کے لیڈرشپ میں تھی، جس کا نام فلسطین لبریشن آرگنائزیشن تھی. سوچا گیا
کہ باقاعدہ ایک تنظیم بنا کے اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں. دن بدن اسرائیل اٹیک پہ اٹیک جو بھی اس کے اوپر کرتے تھے وہ ایریا بڑھتا ہی چلا جاتا تھا. بھلے وہ 1948 کا تھا، 1956 کا تھا، اور اسی طرح سے پلان کیا جاتا ہے 1967 کا. 1967 اسرائیل جو ہے وہ ویسٹ بینک کا بھی کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. یعنی کہ یہ وہ کنٹرول جو 1956 میں اسرائیل نے اس غزہ کی پٹری کا کیا تھا، یہاں پہ کیا تھا. آپ کی دفعہ 1966 میں یہ سارے کا سارا ویسٹ بینک بھی اسرائیل کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اور کہاں سے یہ کنٹرول سارے کا سارا حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ سارے کا سارا جارڈن سے حاصل کر لیا جاتا ہے. یہاں سے ایجپٹ سے غزہ چھین لیا جاتا ہے، جارڈن سے ویسٹ بینک کو چھین لیا جاتا ہے. مان لو سارے کا سارا ایریا اب تو اسرائیل کے پاس چلا گیا. اب جو ہمارے پاس فلسطین لبریشن آرمی یعنی کہ پی ایل او اسٹیبلش کی گئی تھی، یہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کہ موجود تو تھی سرے سے، لیکن کسی قسم کا کوئی ایریا موجود نہیں تھا جس پر حکومت کی جا سکے. کوئی کنٹرول نہیں تھا. کوئی سو پی ایل او نے اپنا ہیڈ کوارٹر جارڈن میں جو ہے وہ قائم کرنے کا سوچا. تو یہاں سے رہ کے ہم آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جارڈن ان دنوں بہت زیادہ یہ وہی ملک ہے جو میں آپ کو بار بار میپ پہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جارڈن ہے. جارڈن جو ہے ان دنوں بہت زیادہ فلسطینیوں کی جو ہے وہ عام جگہ بن چکی تھی، آمد کی جگہ بن چکی تھی، اور یہ جارڈن ہے. یہ ہمارے پاس جارڈن کا ایریا، یہ ہمارے پاس ایجپٹ کا ایریا. تو ہمارے پاس یہ مسلم کنٹری تھی. ایجپٹ یہاں سے غزہ کو لے لیتا تھا، جارڈن ویسٹ بینک کو لے لیتا تھا سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ سپورٹ کہاں تک رہی یا کیسے چلتی ہے، اسے ہم دیکھتے ہیں. مختلف قسم کی جنگیں ہونا شروع ہو جاتی. اب کی دفعہ جو ہے پی ایل او جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتی ہے. جارڈین فلسطینین سول وار جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے. عرب لیگ کے اندر فلسطین کو ایک سیٹ مل جاتی ہے کہ یہ بھی اس عرب لیگ کا پارٹ بن جاتی ہے. لیکن اس پارٹ کا سارے کا کیا فائدہ ہوتا ہے جب سب کی سب چیزیں جو ہے وہ اسرائیل اپنے کنٹرول میں لے چکا ہے. فلسطین لبریشن آرگنائزیشن جو ہے، اب کچھ بھی اس کے پاس آرگنائزیشن تو بنی تھی لیکن کچھ ایریا تھا نہیں. جارڈن میں نے بتایا ہیڈ کوارٹر کام کرتے ہیں. لیکن ایک کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جارڈین فلسطینی سول وار کے طور پر. یہ کیا تھا؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جارڈن میں ان دنوں ایک کنگ تھے اور ان کنگ کا نام کنگ حسین تھا. کنگ حسین جارڈن میں تھے. فلسطین کے اندر فلسطین کے اپنی جو ہے وہ فلسطین لبرل آرگنائزیشن یاسر عرفات نے بنا دی تھی. لیکن جارڈن تو دوست تھا، تو یہ کنفلکٹ کہاں سے آ گیا؟ کچھ ہوتا ہے 16 سے لے کے 27 ستمبر 1970، جب آپ لوگ پاکستان کے اندر پہلا اور اونلی صاف شفاف الیکشن جس میں آپ نے دیکھا، اور مجیب الرحمان نے پاکستان کا ایک حصہ الگ کر دیا، اور تب جو ہے وہ پی ایل او اور جارڈن کے درمیان کچھ کنفلکٹ چلتے ہیں. اب ان کنفلکٹس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اب وجہ یہ تھی کہ
जॉर्डन ने वेस्ट बैंक के जो फलस्तीनी थे उन्हें अपनी सिटीजनशिप देना शुरू कर दी थी। अब जॉर्डन ने अपना हिस्सा समझना शुरू हो गया था। जॉर्डन ने उन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर सीटें देना शुरू कर दी थी। सो जो किंग हुसैन है उसने ये समझा कि भाई देखें, यहाँ तक तो बातें बहुत अच्छी हैं, यहाँ तक तो चीजें जो है वो बहुत अच्छी हैं कि फलस्तीनी सब एंजॉय कर रहे हैं। चलो जॉर्डन के हिस्सा ही सही, भाई पीस में तो है। लेकिन किंग हुसैन जो है वो इन चीजों से मुतमईन नहीं था। किंग हुसैन ने सोचा कि देखो भाई, अगर तो ये फलस्तीन के लोग इसी तरह से यहाँ पे रहते हैं, जॉर्डन के साथ शामिल हैं, लेकिन अटैक जो है वो वहां पे करते हैं, तो ये तो मेरे मुल्क के लिए जो है वो खतरा है। और दूसरी बात यह है कि अगर यासिर अरफात की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज अटैक कर रही है इसराइल के खिलाफ, तो क्या इसमें शक है कि कल कला को मेरी हुकूमत भी जाती रहे और मैं भी हार जाऊं, मेरे से भी ये चले जाए। सो फलस्तीन के अंदर, इनके अंदर ये दो प्रॉब्लम जो है वो चलना शुरू हो जाती हैं। और ये आरजी तौर पर दोनों जो है वो पीएलओ और हमारे पास जो है किंग हुसैन, इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चलता है। बहुत से जो है वो फलस्तीन के मिलिटेंट्स जो थे वो साउथ लेबनान में चले जाते हैं और वहां पे जाके जो है डिफीट देते हैं जॉर्डनियंस को। अब फलस्तीन के जो मुजाहिदीन हैं वो कोशिश करते हैं कि जॉर्डन से भी अपना एरिया वापस ले लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ही हम पे हुकूमत करना शुरू कर दें। लेकिन अरब के लोगों ने समझाने की कोशिश की कि देखो भाई, हम लोग तुम्हारी ही सपोर्ट में हैं, आप लोग ऐसे नहीं करो, हमारा दुश्मन जो है वो इसराइल है, हमें उसके लिए काम करना है, ये वेस्ट बैंक आप लोगों का ये हम लोग नहीं रखेंगे। सो अक्टूबर 6 1973 में एक कॉलेशन बनाया जाता है और अरब फोर्सेस का, जिसमें वंस अगेन इजिप्ट शामिल है, सीरिया शामिल है, लेकिन अब की दफा जॉर्डन शामिल नहीं है, क्योंकि जॉर्डन को लगता है कि मैंने पीएलओ को सपोर्ट किया है, लेकिन पीएलओ जो है अब मुझे उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, ये तो मुझ पे ही अटैक करता है। तो दो दोस्त बाकी रह जाते हैं, इजिप्ट और सीरिया। ये दोनों सरप्राइज अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर जो है वो। और इसराइल का उन दिनों एक बड़ा होली डे चल रहा होता है, जिन्हें वो योम किपर कहते हैं, योम किपर कहते हैं। अब योम किपर की तफसीलात क्या हैं, या इस दिन को जो है वो क्या होता है, इसको आप जो है वो से देख लीजिएगा। योम किपर जो है वो था क्या, लेकिन योम किपर वॉर के तौर पर जाना जाता है। सो ये इजिप्ट जो है और सीरिया के लोग जो हैं वो सीज फायर लाइंस को क्रॉस कर लेते हैं और वो इसराइल के अंदर तक घुस जाते हैं। इब्तदा में अरब फोर्सेस जो हैं वो सारी की सारी जो टेरिटरी जो इसराइल ने ली थी उसको वापस क्लेम कर लेता है। लेकिन असल मसला जो है वो तब शुरू होता है जब जो है वो इसराइल पूरी की पूरी तहादियों के साथ रिटेलिएट करता है, और ये जंग भी अरब के हार के साथ खत्म होती है। इसराइल इस जंग को भी जीत जाता है। लेकिन इस जंग में एक फायदा हुआ था कि मुसलमानों की तो चले शहादतें जो हुई वो हुई, लेकिन इसराइल को भी सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा था। जंगों का सिलसिला जारी है और 1982 में दोबारा कोशिश की जाती है। 1982 में लिबनान जो है वो उसकी तरफ से कोशिश की जाती है फलस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। सो साउथ लिबनान में क्या होता है, किस तरह से ये लोग चलते हैं, अब की दफा मुख्तलिफ अप्लाई किया जाता है। 1982 में हमारे पास लिबनान वॉर है, इसे देख लीजिएगा। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास जो है वो फर्स्ट इंटीफाडा है, जो कि 1987 से 1993 तक चलता है।
1987 में ये फैसला किया जाता है कि यार बस बहुत हो गया, बड़ी जंगें हारनी हैं, अब की दफा हमने अटैक करना है, बड़ा मुनज्जम अटैक करेंगे। अब की दफा ये कोशिश की जाती है कि चलो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इसराइल जो है इससे अपने एरियाज को वापस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब की दफा पीस की बातें होना शुरू हो गई। पीस की जो पहली कोशिश है कि दोनों ममालिक के दरमियान पीस की ये कोशिश थी कि 1993 के अंदर ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं। और जब हम ओस्लो अकॉर्ड्स की बात करते हैं, ये अकॉर्ड्स क्या थे क्या? दरअसल कुछ माहदे 1993 तक होना शुरू हो जाते हैं, और ये माहदे ये थे कि फलस्तीन से और इसराइल से दोनों लीडर्स को जो है वो बुला लिया जाता है। अमेरिका यानी कि वाशिंगटन डीसी जो है वो दरमियान में आता है। पहला जो माहदा है वो वाशिंगटन डीसी में ही साइन किया जाता है 1993 के अंदर। ये पहला सोलो अकॉर्ड का एग्रीमेंट था। और दूसरा इजिप्ट के अंदर किया जाता है। दरअसल कहा यह गया कि देखो भाई, झगड़े बहुत हुए 48 में, 1956 में, 73 में, कब तक जंगे लड़ते रहोगे? तो अब की दफा दोनों ममालिक एक दूसरे के बड़े करीब पहुंच चुके हैं। इसराइल भी एक मुल्क बन चुका है, फलस्तीन भी है। यूनाइटेड नेशंस की दो रेजोल्यूशंस वजूद में आती हैं, रेजोल्यूशन 242 और हमारे पास रेजोल्यूशन 338। ये दोनों की दोनों रेजोल्यूशन जो बताती हैं कि भाई हम मानते हैं फलस्तीन वालों कि तुम लोगों का भी हक है अपने एरिया पे, हम लोग इसे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन भाई हम ये भी मानते हैं कि इसराइल को भी उनका हक देना है, आखिर उनको भी हमने एडमिट किया। दर हकीकत ये इसके नाम के पीछे, ओस्लो अकॉर्ड के पीछे सीक्रेट ये था कि ये नॉर्वे से, यानी कि ओस्लो नॉर्वे से शुरू हुआ था। जैसा कि नॉर्वे के कैपिटल का नाम ओस्लो है, तो वहां से एक सीक्रेट जो है वो निगोशिएशन के तौर पर शुरू हुई थी। तो अब की दफा हमारे पास इजरायली प्राइम मिनिस्टर उन दिनों जो है वो यिट्ज़हाक रैबिन थे, और अमेरिका का प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन था। बिल क्लिंटन जो है वो आता है और यासिर अरफात की और दोनों की जो है वो आपस में एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करता है, और ये सोलो अकॉर्ड यहाँ पे तय पाता है। फलस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको कहा जाता है कि हम आपको वेस्ट बैंक और गजा का एरिया जो है वो देते हैं। और वेस्ट बैंक और गजा का एरिया हम आप लोगों को देते हैं, आप लोग यहाँ पे हुकूमत करें, बाकी सारे का सारा जो है वो एरिया वो हमारा है। अगर आप इस पे मानते हैं तो हम लोग पीस कर लेते हैं। जो 1993 के अंदर तमाम चीजों को भुला के वेस्ट बैंक का एरिया और गजा का एरिया जो है वो पीएलओ, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, और बाकी जो है वो एरिया इसराइल का। ये सारे के सारे जो है वो बातें तय करवाने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। असल में मसला यहाँ से एक और शुरू हो जाता है, और जो प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है अब की दफा वो इंतहाई भयानक है। अब की दफा जो मसला है वो इंतहाई संगीन मसला है। और वो संगीन तरीन मसला ये है कि यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और प्रॉब्लम ये है कि फलस्तीन के अपने लोग कहते हैं कि ये क्या बात है, हम लोगों ने जाने दी थी और तुम लोगों ने अकॉर्ड साइन कर दिया। हम नहीं मानते ये यासिर अरफात को, ये होता कौन है हमारे बिहाफ पे बातें करने वाला? हम नहीं यासिर अरफात को मानेंगे, पीएलओ होगी कोई और अब एक और नया ग्रुप जन्म लेता है इसराइल में, और उस ग्रुप का नाम हमास है। हमास फलस्तीन के लिए वो कहता है कि मैं असूलो अकॉर्ड को नहीं मानूंगा भाई, मैं इस्लामी जहाद पे यकीन रखता हूँ, और मैं इसराइल को टारगेट करता रहूंगा। इसराइल के लिए दर्द सर बन गया कि मैंने तो पीएलओ के साथ अभी पीस का एग्रीमेंट किया है, और अभी दोबारा से जिहाद। दूसरी तरफ इसराइल के अपने अंदर भी ये प्रॉब्लम चलना शुरू हो गई कि किसने कहा है तुम लोगों को कि फलस्तीन के साथ जो है वो तुम लोग अमन की बात करो।
یہاں تک کہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ اتنا زیادہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی کہ اسرائیل کے اندر کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ یٹزک ریبن کو مرڈر کر دیا جاتا 1995 کے اندر. تو ہمارے پاس جو ہے کچھ اس طرح کی سچویشن جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یو پیپل آر گیٹنگ وٹ ایور آئی ایم ڈسکسنگ. اب کی دفعہ ریبن کی اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے. یوتزک ریبن اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا اور 4 نومبر 1995 کو 1995 کو اسرائیل کا پرائم منسٹر قتل کر دیا جاتا ہے کہ تم نے فلسطین کے ساتھ سولو اکارڈ کے اوپر سائن کیوں کیا. اور دوسری طرف حماس بھی جو ہے وہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے خلاف ہو چکی ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم فلسطین کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ پیس کی بات کرو. ایسا نہیں ہوگا. پرابلم مزید بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ فرسٹ انتفاضہ یعنی کہ پہلی جو ہمارے پاس مجاہدین کا اسرائیل کے خلاف اٹھنا تھا وہ تھا فرسٹ انتفاضہ 1987 سے 1993 تک ہے. اب کی دفعہ سیکنڈ انتفاضہ ہوتے ہیں اور جب نئی گورنمنٹ آتی ہے یوٹزک ریبن کے مرڈر کے بعد تو وہ اسولو اکارڈ سے وڈرا کر لیتی ہے کہ جناب میں ان جو معاہدے تھے پیس کے اگریمنٹ سے ہم انہیں سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں. اب کی دفعہ سپٹمبر 2000 میں وہی دوبارہ سے جھگڑے اور وہی دوبارہ سے رائٹس جو ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں. فلسطینی لوگوں کا بھی ایک موٹو ہے کہ ہم لوگوں نے میکسیمم جو ہے وہ بچے پیدا کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کو اسرائیل ختم نہ کر سکا. سو فلسطین کے اندر جو ہے ہر فیملی کے کم از کم 8 سے 10 کے قریب جو ہیں وہ بچے ہوتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو. یہ بہت اچھا ہے تاکہ ہماری آئیڈینٹی کو ختم نہ کیا جا سکے. اسرائیل ہمیں کسی بھی طرح سے ختم نہ کر لے. سیکنڈ انتفاضہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. اس میں بھی نیگوسیشنز ہوتے ہیں وائلنس ہوتا ہے فلسطین کی نیشنل سیکورٹی فورسز کے درمیان اور اسرائیل کے جو ہے وہ آئی ڈی ایف کے درمیان. جب میں فلسطین کی نیشنل سیکورٹی فورسز کی بات کرتا ہوں در حقیقت یہ وہ پیراملٹری سیکورٹی فورس تھی جو کہ اب فلسطین میں بنا لی تھی. فلسطین کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر میکسیمم لوگوں کو اب ریکروٹ کرے اور یہ فلسطین بنا پایا تھا پہلے سولو ایکارڈ کے بعد. یعنی کہ جب فرسٹ ٹائم سولو ایکارڈ ہوتے ہیں فلسطین کے اندر ایک باقاعدہ گورنمنٹ بن جاتی ہے یاسر عرفات کی. اس کے بعد یہ کنٹری کے طور پر آپریٹ کرتی ہے اور اپنے فلسطین نیشنل سیکورٹی فورسز بنا لیتے ہیں. سو ہمارے پاس فلسطین کی نیشنل سیکورٹی فورسز اور اسرائیل تو 1948 سے ہی اسرائیل نے آئی ڈی ایف یعنی کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کو بنا چکا ہے. سیکنڈ انتفاضہ یعنی کہ مجاہدین کی اسرائیل کے خلاف جو جنگ ہے وہ 2005 جب آپ نے پاکستان کے اندر بڑا شدید قسم کا زلزلہ دیکھا تھا تب تک چلتا ہے. 130 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے یہ سیکنڈ انتفاضہ کے اندر. اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں اب وہ شیرن ہیں. شیرن کہتا ہے کہ چلو بھائی دیکھو پیس کی بات دوبارہ کرتے ہیں. میں جتنے بھی اسرائیل کے سیٹلرز ہیں جو سولجرز ہیں غزہ کے اندر جو ہیں میں ان تمام کو ریموو کرواتا ہوں. ان تمام کو ہم اسرائیل کے جتنے بھی سپاہی ہیں ہم غزہ کو چھوڑ دیتے ہیں. غزہ کو تم لوگوں کے لیے رہنے دیتے ہیں. در حقیقت اسرائیل کی سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہاں سے ان علاقوں سے نکلا جائے تاکہ کیونکہ یونائٹڈ نیشنز بہرکیف دباؤ ڈال رہا تھا. ہیومن رائٹس کی بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ آپ یہ بہت غلط کر رہے ہو